हेलो एवरीवन बच्चे लोग। तो चलिए बच्चे लोग, आप लोग को तो पता चल ही गया होगा सर पुराने वीडियो में कि हमारे पास चार नए लेबर कोड है। सर कितने लेबर कोड हैं? सर चार। सर पहला क्या है? कोड ऑन वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ऑक्यूपेशनल कोड। चार कोड में से आज हम लोग आपका पहला स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। कोड एकदम इजी है सर, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, बस हम लोग को वीडियो देखना है, अच्छे से रिवाइज करना है, नोट्स बनाना है, काम हो जाएगा। तो चलिए, तो जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है उसको स्टार्ट करने से पहले समझिए कि पहले कौन कौन से एक्ट थे जो आके सब्स्यूम्ड हुए। थोड़ा ध्यान समझना। तीन एक्ट थे आप लोग के। पहला आपका था ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल इंप्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। देखो कितना पुराना है, 1926 का है। अगर आज देखो तो 100 साल हो चुके हैं अप्रॉक्स। समझ आए कि नहीं आया? तो इन सारे एक्ट को सबस्यूम कर दिया गया है। ये पास हुआ है आप लोग के 2020 में, सितंबर 2020 में। इसको इन्फोर्स किया गया है 21 नवंबर 2025 में। अब एक्चुअली क्या है, ये नवंबर में हो गया, उसी कारण आपके जून के सिलेबस में है, अदरवाइज वो दिसंबर के सिलेबस में होता। ओके ठीक है। अब ना एक चीज समझना, ये कोड को लाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मुद्दा सबसे पहले हम लोग को लेबर लॉ सिंप्लीफाई करना और प्रोसेस सिंप्लीफाई करना। सारे कोड का यही नियम है सर। पहले ना लॉ में इतना ज्यादा बर्डन था सर, ये था दुनियादारी, 10-20 प्रकार का एक्ट है सर, 100 प्रकार के एक्ट है। हम वो सब नहीं चाहते। हम आप लोग को सिंप्लीफाई लेबर लॉ देंगे, ओके, और प्रोसीजर देंगे। इंडस्ट्री हार्मोनी को प्रमोट करेंगे, कलेक्टिव बार्गेन को स्ट्रेंथिंग करेंगे। कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए एक ही चीज होता है, कौन सा होता है बच्चे लोग? ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का पावर बढ़ा दिया गया। फास्टर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होगा। तो ये सब चीजें यहां पर ऑब्जेक्टिव में आएगी, ठीक है। एज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना और मॉडर्न और टेक्नोलॉजी ड्राइविंग फ्रेमवर्क बनाना, मतलब मॉडर्न और डिजिटलाइजेशन के बेस पे आप लोग को फ्रेमवर्क बनाना है। तो ये इसके कुछ कुछ फीचर्स होते हैं, ओके। आप थोड़ा ध्यान समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मे बी आप लोग को पेपर है देखने मिल सकता है। आप लोग के सिलेबस में एक चैप्टर है इवेल्यूशन ऑफ लेबर कोड, ओके। जो इवेल्यूशन ऑफ लेबर कोड है, एक छोटा चैप्टर है, उसमें पूरा यही कंटेंट दिया गया है, ठीक है। उस सिलेबस से उसको नहीं हटाए हैं, बट सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पास कवर होगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ से पढ़ना है। तो देखो, कोड के कुछ कुछ साइलेंट फीचर है, समझते हैं। सबसे पहले बोलता है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। एकदम नया अप्रोच है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। देखो पहले क्या हो सकता ना, कि आप कभी भी कोई भी कैजुअल वर्कर रख लेते थे, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जो भी चीजें, उनको ना बाकी चीजों का बेनिफिट नहीं मिलता। जैसे रिट्रेंचमेंट बेनिफिट हो गया, ग्रेचुइटी नहीं मिलता, पे ऑफ कंपनसेशन नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। इस कोड में एक नया चीज लाया गया जिसको बोलते हैं फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, जिसमें यह बोला गया है डायरेक्ट टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें कि पूरा वेजेस का बेनिफिट दिया जाएगा। समझ आया कि नहीं है? वेजेस और बाकी जितना बेनिफिट है सारे पे किए जाएंगे, और इनको ग्रेचुइटी 1 साल की कंटिन्यूस सर्विस के बाद पे कर दिया जाएगा। अरे सर ऐसा क्या? पहले तो 5 साल पड़े थे सर, कंटिन्यूस सर्विस 5 साल है बेटा, ऐसा नहीं है। लेकिन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वालों के लिए 1 साल है, 1 साल के बाद इनको ग्रेचुइटी मिल जाएगा। मतलब ये सोचो, कॉन्ट्रैक्चुलाइजेशन और कॉस्ट को कम कर दिया गया। मतलब अब फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जरूरी है, ओके। फिर दूसरा था री स्किलिंग फंड। री स्किलिंग फंड को समझने से पहले चीज समझ लिए, कोई भी अगर एम्प्लॉय किसी कारण से, पनिशमेंट नहीं ना, रिट्रेंच हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे लोग? अगर कोई भी इंप्लॉय अगर रिट्रेंच हो जाता है तो होता क्या है ना, रिट्रेंच होने के बाद काम नहीं उसके पास। अब काम नहीं तो भाई थोड़ा दिन लगेगा उसको ढूंढने में, काम थोड़ा फंडिंग लगेगी, कहां से लाएगा भाई, रोटी वोटी कहां से खाएगा? वर्कर कैटेगरी में अगर बात करूं सर, दाना पानी भी तो चाहिए। तो उसके लिए रीस्किलिंग फंड बना दिया सर। फिर रीस्किलिंग होता क्या? देखो, एम्प्लॉयर की जवाबदारी है कि जो भी इंप्लॉय रिट्रेंच होगा उसको लास्ट रॉन 15 सैलरी, एवरेज पे 15 दिन का सैलरी का पेमेंट करना है रीस्किलिंग फंड में। देखो, टू ट्रेन रिट्रेंच इंप्लॉयज, दिस फंड हैज बीन सेट अप फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन टू बी मेड बाय इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट फॉर एन अमाउंट इक्वल टू 15 डेज वेजेस फॉर एवरी वर्कर रिट्रेंच। जितने वर्कर रिट्रेंच होंगे उसके 15 दिन का जो सैलरीज रहेगा उसको फंड में डालना है। किनके बेनिफिट के लिए? वो पर्सन जो रिट्रेंच हुए। Okay, this in addition to retrenchment compensation, the amount will be credited to the worker account within 45 days of retrenchment. अभी क्या है, एक एडिशन है। रिस्किलिंग फंड क्या है? बाकी रिट्रेंचमेंट फंड से एडिशनल में है, 45 दिन के अंदर उनको पैसा दे देना है, ओके। फिर तीसरा फीचर्स में वो ट्रेड यूनियन का रिकॉग्निशन ला दिया गया। पहले इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, सेंट्रल और स्टेट लेवल में तक रिकॉग्निशन दिया गया। अब देखना, कोई भी ऐसा ट्रेड यूनियन, ओके, यूनियन विद 51% मेंबरशिप गेट रिकॉग्निशन एज अ नेगोशिएटिंग यूनियन। कोई भी ट्रेड यूनियन जिसमें इस्टेब्लिशमेंट के कम से कम 51% लोग हैं, 51% है, तो उसको नेगोशिएटिंग यूनियन बोला जाएगा। और अगर नेगोशिएटिंग यूनियन नहीं बन पा रहे तो कम से कम 20% मेंबरशिप लेके आप नेगोशिएटिंग काउंसिल बना सकते हो। तो ध्यान समझना, एक है नेगोशिएटिंग यूनियन। नेगोशिएटिंग यूनियन बड़ा चीज है, जहां पास 51%, कितना सर? 5 और 1, 51% अगर मेंबरशिप है तो नेगोशिएटिंग यूनियन बन जाएगा। मान लेते किसी के पास मेजोरिटी नहीं है, 10-12 यूनियन, जितना भी यूनियन है, तो कम से कम जिसके पास 20% है उसको नेगोशिएटिंग काउंसिल बोला जाएगा।
इस तरीके से रिकॉग्निशन दिया गया। तो ट्रेड यूनियन का रिकॉग्निशन दो तरीके से, अगर 51% तक मेंबरशिप है तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चे लोग, एनयू बोले तो नेगोशिएटिंग यूनियन बोलेंगे, अदरवाइज नेगोशिएटिंग काउंसिल, लेकिन 20% मेंबरशिप होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है आप लोग का एक्सपांडेड वर्कर डेफिनेशन। पहले ना वर्कर का डेफिनेशन उतना कुछ था नहीं खास सर, अब क्या होगा, डेफिनेशन बढ़ गया। देखो, सेल्स प्रमोशन स्टाफ, जर्नलिस्ट, सुपरवाइजरी इंप्लॉय अर्निंग अप टू 18,000। पहले ना नॉर्मल वर्कर जो फैक्ट्री में काम करता था उन्हीं लोग की बात करते हैं, इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट में काम करता है सिर्फ उसी की बात करते हैं। अब कौन आ गया, सेल्स प्रमोशन जो स्टाफ है जो सेल्स करते हैं, जर्नलिस्ट हो गया, इवन सुपरवाइजरी जिसका 18,000 रुपए पर मंथ तक सैलरी है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। समझ आया बच्चे लोग। फिर इंडस्ट्री का डेफिनेशन भी वाइडर कर दिया गया, क्या बोलता है, सिस्टमेटिक एक्टिविटी जितने भी हो, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, चाहे गुड्स के लिए हो चाहे सर्विस के लिए हो, इंक्लूडिंग ऑल सिस्टमेटिक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एक्टिविटीज रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट और कैपिटल, चाहे कैपिटल हो या ना हो, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, कोई मतलब नहीं। इंडस्ट्री डेफिनेशन वाइडर कर दिया गया। फिर आता है हायर थ्रेशोल्ड फॉर ले ऑफ एंड रिट्रेचमेंट क्लोज। पहले क्या था ना, रिट्रेचमेंट करने के लिए, ले ऑफ करने, क्लोज करने की लिमिट थी 100 से ज्यादा जैसे होता आप लोग को ना गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता। किससे अप्रूवल लेना पड़ता, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता। अब लिमिट को बढ़ा के कितना कर दिया गया, यहां पर लिमिट को 300 वर्कर कर दिया गया, 300 वर्कर से लिमिट बढ़ा दिया गया। ओके, मतलब पहले 100 में अप्रूवल लगता था, अब 300 में अप्रूवल लगेगा यार। मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वुमन रिप्रेजेंटेटिव। एक बायलैटरल फोरम में एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी। क्या बोलते हैं, ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी। उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चाहिए वुमन का। क्या बात है भाई, कितनी अच्छी बात है, वुमन को फिर से पोजीशन। मतलब ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी में आपस जेंडर सेंसिटिव बनाया गया। क्या बनाया गया सर, जेंडर सेंसिटिव बनाया गया, तो उसमें एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लगा, किनका, वुमन का। फिर स्टैंडिंग ऑर्डर थ्रेशोल्ड क्या है, पहले 100 था उसको 300 कर दिया, एक नया फीचर्स हो गया। ओके, फिर आता है वर्क फ्रॉम होम प्रोविजन। पहले ना वर्क फ्रॉम होम के बारे में लिखा ही था, पहले वर्क फ्रॉम होम चलता भी कहां था सर, जिस टाइम पे एक्ट बना हुआ था 100 साल 80 साल पहले, अब चालू हुआ है ना वर्क फ्रॉम होम। ओके, तो वर्क फ्रॉम होम के परमिशन दे दिया गया है सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेक्टर में। ध्यान रखना, प्रोडक्शन सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम रखता क्या, तुम पूरा मशीन लेके आ जाओगे घर, ये बताओ, वो क्या क्या बोलते हैं, सामान और रॉ मटेरियल लेके आओगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो म्यूचुअल कंसेंट लेके फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए सर्विस सेक्टर में परमिट कर दिया गया, ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जानते हो कोर्ट सर कितना समय लगता है, आदमी मर जाता है केस नहीं पहुंच पाता, आदमी मर गया केस की सुनवाई हो रही है, आदमी मरने के 20 साल बाद आ रहा है केस की सुनवाई, अरे बहुत दिक्कत है भाई इंडिया की कोर्ट कचहरी के मामले में, आप लोगों को पता होगा। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बनाया गया, उसमें एकदम क्विक प्रोसेस के लिए 2 मेंबर लाए गए। कितने मेंबर लाए गए, 2 मेंबर। पहला होता है जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर 2 लोगों में काम चल जाएगा आप लोग का, ठीक है। तो ताकि क्विक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एकदम जल्दी क्विकर। फिर आता है डायरेक्ट ट्रिब्यूनल एक्सेस। अगर आपको दिक्कत है ना, कुछ भी दिक्कत हो रही है ना, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट लेके, वर्कर हो, एम्प्लॉयर जो भी, डायरेक्टली आप 90 डेज के अंदर ट्रिब्यूनल को अप्रोच कर सकते हो। कितने दिन के अंदर, 90 डेज के अंदर। पार्टीज में अप्रोच ट्रिब्यूनल डायरेक्टली आफ्टर फेल्ड कंसलेशन विद इन 90 डेज। कंसलेशन में समझ नहीं आया, समझौता नहीं है, जाओ ना ट्रिब्यूनल में, क्यों मना करके रखा है, तो डायरेक्टली आप ट्रिब्यूनल में भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, फिर अब समझना, नोटिस फॉर स्ट्राइक एंड लॉकआउट, थोड़ा ध्यान समझना। स्ट्राइक और लॉकआउट करने के लिए मैंडेटरी आप लोग को नोटिस देना मैंडेटरी है, समझ आए कि नहीं आए। और ध्यान समझना, ये कोड है वो चाहता है कि एकदम पीसफुली, शांति से डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो, ठीक है। अब देखो, और यहां पास ना स्ट्राइक का डेफिनेशन एकदम इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। मास कैजुअल लीव ऑल्सो विद इन इट्स एम्बिट, थोड़ा ध्यान समझना। मास बंकिंग जानते हो, जो तुम लोग क्लास में करते थे, सर नहीं मन कर रहा है तो स्कूल है सर, नहीं जाएंगे 10-20 लोग। ध्यान समझना, अगर कोई भी वर्कर लोग बिना बिना छुट्टी लिए किसी भी टाइम पे अगर मास कैजुअल लीव मारते हैं तो उसको भी स्ट्राइक माना जाएगा। तुम काम पे नहीं आ रहे हो यार, काम कौन करेगा, इसको मास कैजुअल लीव की डेफिनेशन में डाल दिया गया। इवन फ्लैश स्ट्राइक भी, फ्लैश स्ट्राइक समझ तो तुरंत बिना नोटिस की स्ट्राइक नहीं करना, फ्लैश मतलब छुटकी में, ऐसे फ्लैश लाइट जानते हो ना, सब बंद होकर चालू हो जाता है, वही वाला फ्लैश स्ट्राइक, समझ आया। तो लॉफुल एक्शन के लिए सब चीज बनाया गया, स्ट्राइक का डेफिनेशन बढ़ा दिया गया, समझ आएगी बच्चे लोग। फिर आता है डिस्क्रिमिनलाइजेशन एंड कंपाउंडिंग। देखो यार, क्या होता है ना, जो छोटे मोटे पेनाल्टी होते हैं ना, छोटे मोटे ऑफेंस होता है, उसमें मॉनेटरी पेनाल्टी लेके छोड़ दो ना। पहले क्या होता था, छोटा मोटा हुआ 6 महीने जेल भेज दो, 2 महीने जेल भेज दो, 1 दिन का जेल भेज दो, नहीं भैया। माइनर जो ऑफेंस है मेड कंपाउंडेबल विथ मॉनेटरी पेनाल्टीज प्रमोटिंग कंप्लायंस और प्रोसिक्यूशन, समझ आया कि नहीं। कंप्लायंस करो, हम प्रोसिक्यूशन नहीं देंगे, थोड़ा पेनाल्टी लो, क्या दिक्कत है। और एक मेन है आप लोग का डिजिटल प्रोसेस। क्या है आप लोग का मेन,
डिजिटल प्रोसेस। अब क्या है, रिकॉर्ड कीपिंग, रजिस्ट्रेशन, ये सारे प्रोसेस अब क्या हो गए आप लोग के डिजिटलाइजेशन प्रोसेस में जा चुके हैं। समझ आए बच्चे लोग? तो ये फीचर्स है, तो इतना समझ लेना, पहले के बर्डन को एकदम कम किया गया है, कंप्लायंस बढ़ाने के लिए बहुत सारे जुगाड़ लगाया गया है कोड में। समझ आए बच्चे लोग? तो हम लोग को कोड को एकदम अच्छे से चालू करने से पहले हमको कोड में कुछ कुछ बातें आएंगी, डेफिनेशन आएंगी, इसको कवर करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट। सर ये गवर्नमेंट कौन होता है? सर सरकार, जो गवर्नमेंट ऑर्डर देगा, जो भी देगा। आगे जाके आप लोग को दो वर्ड मेरे सुनने मिलेगा, गाना सुने हो, ए जी ओ जी, लो जी, सुनो जी, ना 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 वैसा नहीं सर, एजी और ओजी, बस इतना काम का है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और अदर गवर्नमेंट। ठीक है, और ध्यान समझना, इस एक्ट में जितने भी ऑर्डर पास होगा, कोई अप्रूवल अथॉरिटी वर्ड लिखा होगा, सारे के सारे आपके एजी है। एजी सुनो जी, कौन है एजी सुनो जी? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी हो सकता है आपस। ठीक है, तो ध्यान समझना, अगर कोई कंपनी से 51% से भी ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करके रखा है, समझते हो ना गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन, वो भी सारे यहां पास अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट में आएंगे। समझ आए बच्चे लोग? और एजी में सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है और आपका स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है। समझ आए बच्चे लोग? तो एजी ओजी में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और अदर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। ओके, फिर अब समझते हैं एवरेज पे डेफिनेशन, थोड़ा ध्यान से समझना एवरेज पे क्या होता है। सर नोट्स भी था ना सर, दिखाता हूं ना बच्चे लोग, नोट्स भी आप लोग लिखा है, टेंशन लेते। ओके, तो ध्यान समझना एवरेज पे क्या होता है। देखो बच्चे लोग, कभी भी कोई भी कंपनसेशन देने की पारी आती है या तो पेनाल्टी देने की पारी आती है बाय एम्प्लॉयर, कोई भी चीज है, तो हमेशा ना एवरेज रेट से दिया जाता है। किससे दिया जाता है बोलो सबके सब? एवरेज रेट से, एवरेज पे रेट से। तो तीन प्रकार के यहां पास एवरेज पे रेट का कॉन्सेप्ट आएगा। हो सकता है कि आप मंथली काम करते हो, या तो वीकली काम करते हो, या तो डेली बेसिस में काम करते हो। अगर आप मंथली काम करते हो तो 3 कंप्लीटेड वीक्स, सॉरी मंथ, सॉरी माय बैड, जितना 3 महीना आप काम कर ले रहे हो कंप्लीटली, उसका एवरेज निकाल के पेमेंट कर लेना। ठीक है, अगर वीकली है तो 4 कंप्लीटेड वीक्स और डेली है तो 12 दिन। मतलब मंथ है तो 3 महीना, वीकली है तो 4 हफ्ते, ओके, और डेली है तो 12 दिन। इतने का आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। और कहीं अगर ये कैलकुलेशन हम नहीं कर पा रहे, कारण मंथली करना चाह रहे लेकिन वो एक ही महीना काम किया है, तो उस केस में जितना वो एक्चुअल दिन काम किया है उसी का ही एवरेज निकाला जाएगा। इसी को एवरेज पे बोला जाता है। एवरेजिंग करना ज्यादा नहीं सर, मंथली है तो 3 महीना एवरेज, वीकली है तो 4 हफ्ते। देखो बोलेगा ना, मंथली सर 3, वीकली है तो 4 और डेली है तो 12। समझ आया बच्चे लोग? इसी को एवरेज पे बोला जाता है। क्लियर किड्स एवरीवन, यस और नो? अब आता है सर इंप्लॉय। सर ये इंप्लॉय होता कौन है भाई? हमको क्या लगता है सर इंप्लॉय कौन होता है? सर वो जो फैक्ट्री में काम करता है, एकदम करेक्ट, कुछ गलत नहीं बोल रहा, लेकिन डेफिनेशन एकदम वाइडर जा चुका है। ओके, सबसे पहले इंप्लॉय मतलब होता है हर वो पर्सन जो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में किसके लिए? वेजेस के लिए काम करता है। आप कल के डेट में कंपनी सेक्रेटरी अगर बन गए और आप जाके अगर इंडस्ट्रियल स्टेट में कुछ काम करो, क्या आप वन इंप्लॉय कहलाओगे इसमें? नहीं भैया, आप वेजेस नहीं प्राप्त करते, आपका रेम्युनरेशन होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट होगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को धीरे से। ओके, इंक्लूड क्या करता है? स्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, मैनुअल हो, सुपरवाइजरी हो, मैनेजरियल हो, टेक्निकल हो, क्लरिकल वर्क हो, जो भी हो, चाहे एक्सप्रेस हो चाहे एम्प्लॉयड हो, और इसके छोड़ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी को भी बोल सकता है। मतलब सर एम्बिट देखो क्या कवरेज है, हर वो आदमी जो वेजेस के लिए काम करता है। ठीक है, इंक्लूड कौन कौन होगा? चाहे स्किल्ड हो, चाहे सेमी स्किल्ड हो, चाहे अनस्किल्ड हो, कोई प्रोफेशनली काम करता हो, चाहे आधा प्रोफेशनल बोले तो सेमी स्किल्ड हो, चाहे वो अनस्किल्ड हो। ओके, चाहे मैनुअली काम करे, चाहे सुपरवाइजरी काम करे, चाहे मैनेजेरियल काम करे, टेक्निकल करे, क्लरिकल हो, जो भी करे। ओके, फिर आता है एम्प्लॉयमेंट में भी एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड, चाहे रिटर्न भी हो सकता है, एम्प्लॉयड भी हो सकता है भाई। ओके, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट समय आके बता दिया तो इसको भी मान लेना यार। लेकिन दो लोग कभी इंक्लूड नहीं होंगे। पहला होता है अप्रेंटाइज। सर अप्रेंटाइज क्या होता है पता है तुम लोग को? तो चिल्लर लेके काम करते हैं यार, वो तुम लोग को पता है, तुम लोग वो पास हो जाओगे ना, तुम लोग आर्टिकलशिप में जाना पड़ेगा, वो ट्रेनिंग करना पड़ता है, 1500-2000 देते हैं, चिल्लर देते हैं तुम लोग को, वही अप्रेंटाइज होता है। समझ आए कि नहीं? सर आप ऐसे चिल्लर विल्लर क्यों बोल रहे हो बच्चे लोग? देखो बच्चे लोग, अभी तुम 2000 कमा रहे हो, सीएस बन जाओगे तो 2 लाख कमाओगे ना बेटा, फिर तो चिल्लर बोलोगे ना, उसी कारण मैं अभी से बता देता हूँ। ओके, तो ध्यान समझना, ये अप्रेंटाइज जो है ना, इसके लिए अभी भी एक्ट बना हुआ है। तो जो ट्रेनी होते हैं उनके लिए वो हमारे वर्कर नहीं होते, एम्प्लॉय नहीं होते, और मेंबर ऑफ आर्म फोर्स। समझ आया? एक मस्त बात बताऊं? हाँ बोलो। ये डेफिनेशन जो एम्प्लॉय का ना सारे कोड में सेम है। अरे क्या बात कर रहे हो सर, हम तो पुराने जब एक्ट पढ़ते थे हर में अलग अलग है। यही तो बात है ना बेटा, यही तो अच्छी बात है इसकी, सारे में सेम सेम डेफिनेशन मिलेगा तुम लोग को। ओके, चलिए बच्चे लोग अब थोड़ा ध्यान समझते हैं। फिर आता है आप लोग का फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। देखो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में आप लोग को मैं पहले ही बता दिया था, वर्कर लोग को रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ेगा फिक्स
फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए ऐसा नहीं है भाई, उनके पास ना एंगेजमेंट लेटर उनको देना पड़ेगा भाई, लिविंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, सब प्रोविजन बना दिया गया। सेम वेजेस मिलेगा, अलाउंस बेनिफिट मिलेगा जैसे परमानेंट वर्कर को दिया जाता है, इनको स्टेटरी बेनिफिट दिया जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़ा ध्यान समझना, ये ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल हैं 1 साल की सर्विस के बाद। एकदम ध्यान समझना, सोशल सिक्योरिटी में चीज वापस से पढ़ोगे, ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल है वो लोग कब, अगर 1 साल का सर्विस अगर वो लोग परफॉर्म कर देते हैं तो। समझ आए बच्चे लोग एवरीवन? ओके, देन आगे बढ़ते हैं। अब सर मेन मुद्दा आता है कि सर इंडस्ट्री किसको बोलते हैं। सर ये इंडस्ट्री मतलब होता क्या है, थोड़ा ध्यान समझना। सबसे पहले इंडस्ट्री मतलब समझना वहां जहां पर सिस्टमेटिक एक्टिविटी होता है, जहां कुछ काम होता है। ओके, सिस्टमेटिक एक्टिविटी किनके बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। किसके बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, ठीक है। चाहे वो प्रोडक्शन के लिए हो, चाहे वो सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो, कोई भी चीज हो जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है, चाहे कैपिटल हो, प्रॉफिट हो या ना हो, कोई मतलब नहीं है भैया। समझ आया कि नहीं है? तो सर क्या होता है इंडस्ट्री? सर सिस्टमेटिक एक्टिविटी। क्या होता है सर? सिस्टमेटिक एक्टिविटी किनके बीच में होता है सर? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होता है, ठीक है। चाहे प्रोडक्शन हो, सप्लाई हो, डिस्ट्रीब्यूशन, किस चीज का, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, कोई दिक्कत नहीं है। किस चीज को? ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ध्यान रखना, प्रॉफिट हो या ना हो, कैपिटल हो, कोई मतलब नहीं। लेकिन ध्यान रखना 3 चीजें बिल्कुल इंक्लूड नहीं होगा इसमें। कितने चीजें? 3 चीजें। पहला चैरिटेबल सोशल इंस्टीट्यूशन। अरे चैरिटी काम करे उसको इंडस्ट्री थोड़ी बोलोगे यार। ओके। सॉवरेन फंक्शन। सॉवरेन फंक्शन क्या हो गया? जैसे कि आप लोग का पुलिस स्टेशन हो गया, ठीक है, जैसे कि फॉरेन एम्बेसी हो गया, जेल हो गया, ये सब चीज ना सॉवरेन फंक्शन है, गवर्नमेंट का काम है। और होता है आप लोग का डोमेस्टिक सर्विस। ये सारे चीजें इंडस्ट्री के एम्बिट से बाहर रहेंगे। समझ आया बच्चे लोग? पहला चैरिटेबल सोशल इंस्टीट्यूशन, दूसरा सॉवरेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड तीसरा डोमेस्टिक सर्विसेज। समझ आया बच्चे लोग? फिर आता है सर ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है? लड़ाई झगड़ा बेटा, लड़ाई झगड़ा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किन के बीच में हो सकता है सर? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, डिस्प्यूट जाने डिफरेंस कितना होता है? बातचीत नहीं करना, जानते हो ना, वो करते हैं ना ऐसे मुंह फुला के बैठे रहते हैं, काइंड ऑफ ऐसा डिफरेंस भी हो जाता है। किनके बीच में होता है? थोड़ा ध्यान समझना। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर। अरे सर लड़ाई तो हम सोचे थे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच होता है, नहीं भैया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल, अदानी ग्रुप का मालिक और रिलायंस इंडस्ट्री का मालिक दोनों आपस में भिड़ सकते हैं भैया, तो उनके बीच में भी डिस्प्यूट हो सकता है। ओके, एम्प्लॉयर एंड वर्कर, वर्कर एंड वर्कर भी हो सकता है। 2 वर्कर साथ में काम कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा हो गया, दोनों की गैंग बन गई, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, मारपीट कर रहे हैं, ये भी डिस्प्यूट है। मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में हो सकता है, एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में भी हो सकता है, वर्कर एंड वर्कर के बीच में भी हो सकता है। समझ आए बच्चे लोग? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बोलते हैं। अब ध्यान समझना, ये जो रिलेटेड ना एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सबसे पहले होना चाहिए, नॉन एम्प्लॉयमेंट से भी हो सकता है। लेकिन पहला क्राइटेरिया क्या? एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, नॉन एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए, और कंडीशन ऑफ लेबर के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए तुम फैक्ट्री में जाके, जैसे कि ना मान लेते हैं 2 पड़ोसी थे वर्कर लोग, ठीक है, एक का नाम था मेरा गोलू, एक का नाम था मेरा मोलू। ओके, ड्राइंग कोई जज नहीं करेगा, मेरे कॉपीराइटेड है, सब आर्टिस्टिक वर्क है। ओके, देखो गोलू और मोलू दोनों पड़ोसी थे, घर में भी लड़ रहे हैं, फैक्ट्री में भी आग लड़ रहे हैं। क्यों? कुछ पर्सनल रिलेशन हो, कुछ पर्सनल लोगों का तमाशा चल रहा है। तो भैया वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं होगा ना, चाहे फैक्ट्री में आग लड़ो। क्या हो रहा है? वर्कर एंड वर्कर, एम्प्लॉयमेंट नॉन एम्प्लॉयमेंट, लेकिन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट से रिलेशन होना चाहिए वहां पर। समझ आया बच्चे लोग? ओके, और साथ ही साथ यहाँ पास डिस्प्यूट में आप लोग का आ सकता है डिस्चार्ज, डिसमिशल, रिट्रेंचमेंट और टर्मिनेशन। ओके, डिस्चार्ज हो गया, डिसमिशल हो गया, रिट्रेंचमेंट हो गया, टर्मिनेशन, ये चीजें भी डिस्प्यूट में आप लोग के इंक्लूड होंगी, तो इसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बोला जाता है। क्लियर है बच्चे लोग एवरीवन? यस और नो? फिर उसके बाद आप लोग का 2 जो प्यार से कॉन्सेप्ट आता है, थोड़ा ध्यान समझना। एक है आप लोग का ले ऑफ और दूसरा है आप लोग का लॉकआउट। पहला क्या होता है बच्चे लोग? आप लोग का ले ऑफ, दूसरा होता है लॉकआउट। ले ऑफ मतलब एकदम ध्यान समझना, बच्चे लोग ले ऑफ और लॉकआउट में ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, देखो मतलब समझते हैं। देखो ले ऑफ मतलब क्या होता है पता है? एम्प्लॉयर वर्कर लोग को किसी कारण से काम नहीं दे पाता, किसी कारण से। ये कोई पनिशमेंट नहीं है और जानबूझ के नहीं है, सिचुएशन ऐसा बैठ चुका है। जैसे एग्जांपल बताता हूं आप लोग, ठीक है, मैं पेट्रोल पंप चलाता हूं अभी, तुम लोग पता है ना जो ये वॉर चल रहा है ईरान वीरान, दुनिया तेल वेल पेट्रोलिंग की प्राइस बढ़ी हुई है, जो भी चीजें, मैं अपने वर्कर लोग को काम देना चाहता हूं, गवर्नमेंट ही पेट्रोल नहीं भेज पा रहा है, इसको बोलते हैं शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, नहीं है मेरे पास रॉ मटेरियल, तो मैं क्या करूंगा उन लोगों को? काम में बुला क्या करूंगा जब काम ही नहीं है? तो इसको बोलते हैं ले ऑफ। ये एक क्या वो समझो इकोनॉमिक रीजन है। क्या इकोनॉमिक रीजन? मैं पनिशमेंट नहीं दे रहा हूं भाई उन लोगों को, इसको ले ऑफ बोलते हैं। फेलियर और रिफ्यूजल टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू अ वर्कर। कारण सिर्फ गिने चुने 4 ही कारण इसके लिए। पहला, शॉर्टेज ऑफ कोल पावर एंड रॉ मटेरियल। कोल पावर रॉ मटेरियल कम है यार मेरे पास, तो मैं कैसे काम करवाऊं आप लोग को? ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक इतना बन गया है
क्लोजिंग स्टॉक इतने ज्यादा हो चुके हैं, अब मैं बेच नहीं पा रहा, तो मैं और क्यों स्टॉक बनाऊं? या तो मशीन ब्रेकडाउन हो गया, मशीन ब्रेकडाउन हो गया, बनने में लगेगा ये 6 महीना, तो मैं काम में कहा बुलाऊं? और या तो नेचुरल कैलेमिटी, भूकंप आया, मेरी बिल्डिंग गिर गई, जो भी चीज है, अर्थक्वेक आया, सुनामी आ गया, तो मैं काम आपको कैसे दूंगा? मेरी गलती नहीं है, यहाँ पर कुछ इकोनॉमिक रीजन में होगा। समझ आया बच्चे लोग? तो ध्यान समझना, ले ऑफ पनिशमेंट नहीं होता। ओके, रीजन कितने होते हैं सर? 4 रीजन होते हैं। पहला, शॉर्टेज ऑफ कोल, पावर और रॉ मटेरियल, फिर आता है एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक हो गया, फिर ब्रेकडाउन ऑफ मशीन हो गया, और नेचुरल कैलेमिटी हो गया। ओके ठीक, फिर समझना, ध्यान समझना, अगर किसी भी वर्कर को 2 घंटे के अंदर काम नहीं दिया जाएगा तो मान लिया जाएगा पूरे दिन भर के लिए ले ऑफ है, और अगर सेकेंड हाफ में अगर काम दे दिया गया तो ये माना जाएगा कि सिर्फ हाफ डे के लिए ले ऑफ है। वापस सुन लो सर, किसी भी वर्कर काम करने आया और 2 घंटे के अंदर अगर उसको काम नहीं दे पाए तो मान लेना पूरे दिन भर के लिए ले ऑफ हो गया। ओके, और अगर उसको सेकंड हाफ में काम दे दिया गया तो ये मानना सिर्फ सेकंड हाफ के लिए। ओके, फिर आता है बच्चे लोग लॉकआउट। देखो लॉकआउट मतलब क्या होता है? टेम्पररी क्लोजर ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और सस्पेंशन ऑफ वर्क, मतलब मैं टेम्पररी आपको काम नहीं दे रहा हूं, ठीक है, या तो सस्पेंशन ऑफ वर्क। ये कोई पनिशमेंट नहीं होता, तो ध्यान समझिए, बस मैं काम नहीं दे पा रहा हूं तो सर पनिशमेंट नहीं है, तो क्या वो जनरली ना स्ट्राइक के लिए होता है। सामने वाले लोग ना इलीगल स्ट्राइक कर देते हैं ना, तो उसी का हम लोग लॉकआउट कर देते हैं, अभी मैं फिलहाल काम नहीं दे सकता, ठीक है। फिर आता है आप लोग को रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट मतलब क्या होता है कि आप इंप्लॉयर होके वर्कर लोग का किसी भी कारण से काम को टर्मिनेट कर दे रहे हो, किसी भी कारण से, लेकिन वो पनिशमेंट नहीं होता, रिमूवल नहीं होता, ठीक है, किसी भी कारण। जैसे कि मेरा पेट्रोल नहीं आ रहा है, मैंने 45 दिन वेट किया, पेट्रोल नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं भाई आपको रख के? तो मैंने क्या किया, आप रिट्रेंच हो, आप चले जाइए, हम आप पे रीस्किलिंग में पैसा डाल देंगे। याद है रीस्किलिंग, अब भी बताया था मैंने, 15 दिन का सैलरी डालना पड़ता है, वेजेस, रिट्रेंचमेंट के बाद दे दूंगा मैं। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, हम नहीं कर पा रहे हैं, एज अ पनिशमेंट दे दिया जाता है, ठीक, सॉरी, एज अ पनिशमेंट नहीं होता, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। लेकिन रिट्रेचमेंट में क्या नहीं आता सर? वॉलंटरी रिटायरमेंट, रिटायरमेंट और सुपर इनोवेशन, नॉन रिन्यूअल और एक्सपायरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंप्लीशन ऑफ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट और टर्मिनेशन ड्यू टू कंटिन्यूड हेल्थ। ये सब चीजें रिट्रेंचमेंट में नहीं आएगा। मतलब वॉलंटरी रिटायर ले लिया मैं, या तो रिटायरमेंट हो गया तो सुपर इनोवेशन हो गया। सर सुपर इनोवेशन किसको बोलते हैं सर? 58 ईयर्स को। और या तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्म जो है ना एक्सपायर हो गया, मैं रिन्यू नहीं कर पाया, और या तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, या तो मेरा लगातार तबियत खराब हो रहा है, तो वो मेरे रिट्रेंचमेंट में नहीं आएंगे। गिने तो नहीं कुछ चीजें रिट्रेंचमेंट में आएंगे, आगे जाके बताऊंगा। ये होता है रिट्रेंचमेंट। फिर होता है आप लोग सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या होता है सर? समझौता। मारपीट और मत करो बच्चे लोग, समझौता में आ जाओ। सेटलमेंट, सेटलमेंट किनके बीच में होता है सर? इंप्लॉयर और वर्कर के बीच में। किसके बीच में होता है सर? इंप्लॉयर और वर्कर के बीच में होता है। कहां होता है? कंसिलेशन प्रोसीडिंग में होता है। कहां होता है? कंसिलेशन प्रोसीडिंग में होता है। क्या सर कंसिलेशन ऑफिसर के अलावा, सीओ बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं? सीओ बोलते हैं। क्या कंसिलेशन ऑफिसर के अलावा क्या हम बाहर में सेटलमेंट कर सकते हैं? आंसर इज यस। अब आउटसाइड कंसिलेशन में कर सकते हो, लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट चाहिए। क्या चाहिए सर हम लोग को? रिटर्न एग्रीमेंट चाहिए, पार्टीज का उसमें साइन चाहिए, और सीओ और एओ दोनों को सेंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आप लोग को? सीओ और एओ दोनों को सेंड करना पड़ेगा। तो ध्यान समझना, एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर जो सेटलमेंट कंसिलेशन में होता है, आउटसाइड भी होता है, वो भी आता है आप लोग का, लेकिन राइट करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, ए और सीओ दोनों को देना पड़ेगा। सर ए और सीओ क्या होता है सर? आप लोग का ऑथराइज ऑफिसर होता है, और दूसरा होता है आप लोग का कंसलेशन ऑफिसर, उनको भेजना पड़ेगा। सर फिर स्ट्राइक क्या होता है? वो स्ट्राइक होता है हमारी मांगे पूरी करो। सर वो वर्कर लोग बैठ जाते हैं सर, बैनर वैनर लेके, हमारी मांगे पूरी करो, उसी को स्ट्राइक बोला जाता है। स्ट्राइक मतलब होता है स्टॉपेज ऑफ वर्क बाय वर्कर एक्टिंग टुगेदर। जो साथ में काम कर रहे हैं वो बोल देते हैं कि हम काम नहीं करेंगे। ओके, और इंक्लूड क्या करता है? कंसल्टेड रिफ्यूजल टू वर्क और कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट। काम नहीं करना चाह रहे हैं, या तो कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है, और या तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग में काम को छोड़ दिए, ठीक है, और या तो, लेकिन ध्यान समझना, वर्कर लोग जो है ना, जो अभी वर्कर हैं, पुराने वर्कर हैं, वो भी कवर होंगे। ओके, इसको थोड़ा ध्यान समझना। कैजुअल लीव, मास बंकिंग बोलता हूं इसको मैं। मास कैजुअल लीव बाय 50% और मोर वर्कर ऑन अ गिवन डे। 100 लोग थे, 52 लोग छुट्टी मार दिए एक दिन। ऐसा हो सकता है कि एक ही दिन तबीयत खराब हो? वो लोगों को क्या है, क्या दिमाग में क्या चल रहा है पता? स्ट्राइक का चल रहा है, मास बंकिंग बोलते हैं। तो इसको एक कवरेज में लाया गया है, स्ट्राइक के कवरेज में। अभी तुम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे फीचर्स में, मास कैजुअल लीव बाय 50% और मोर वर्कर ऑन अ गिवन डे। किसी भी दिन में 50% या उससे ज्यादा लोग मास कैजुअल लीव मार देंगे, उसको भी स्ट्राइक का नाम दे दिया गया है इस नए लेबर कोड में। समझ आया बच्चे लोग? एवरीवन यस और नो? अब तो ध्यान समझना, ट्रेड यूनियन क्या होता है। देखो बच्चे लोग, ट्रेड यूनियन क्या होता है ना, जनरली ट्रेड यूनियन जो है ना, कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए बनाया, समझौता करने के लिए। अब होता क्या है ना, एक वर्कर आवाज उठाए तो आवाज नहीं जा पाएगा, लेकिन 100 लोग अगर मिलकर आवाज उठाएंगे तो जरूर जाएगा। तो 100 लोगों के उस ग्रुप को ट्रेड यूनियन बोला गया। क्या बोला गया? उसको ट्रेड यूनियन बोला गया। ओके, तो ध्यान समझना, ये रिलेशन किनके बीच में बनाता है? वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में, वर्कर एंड वर्कर के बीच में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में। क्या होना था? रिलेशन के लिए, बातचीत के लिए एक यूनिट तो चाहिए, एक सेंटर तो चाहिए, उसी को ट्रेड यूनियन का नाम दे दिया गया। समझ आया कि नहीं बच्चे लोग? ऑल्सो फॉर्म टू इम्पोज कंडीशन ऑन ट्रेड ऑफ बिजनेस।
ट्रेड और बिजनेस में कंडीशन डालने के लिए भी ट्रेड यूनियन बना दिया जाता है। ओके, फेडरेशन ऑफ 2 और मोर ट्रेड यूनियन भी हो सकता है, मतलब 2 ट्रेड यूनियन बन के एक और ट्रेड यूनियन भी बना सकते हैं। ध्यान समझना, ट्रेड यूनियन एग्रीमेंट में होता जरूर है, लेकिन 3 चीजें कभी भी ट्रेड यूनियन नहीं बन सकता। पहला, पार्टनर्स, इसको पार्टनरशिप एक दूसरा चीज होता है। ओके, इंप्लॉयर और इंप्लॉइज के बीच में जो इंप्लॉयमेंट के लिए जो एग्रीमेंट बना हुआ है, अगर आप इंप्लॉय कर रहे हो तो एग्रीमेंट तो साइन करवाओगे ना, वो आप लोग का ट्रेड यूनियन नहीं होगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और गुडविल और कोई भी जैसे कि आर्टिस्टिक वर्क हो या प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो गया, ये सब चीज का एग्रीमेंट होता है, उसके लिए भी ट्रेड यूनियन के लिए आपस कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ओके, समझ आया बच्चे लोग। अब आता है वेजेस। देखो वेजेस क्या होता है, थोड़ा ध्यान समझना। वेजेस में 3 चीजें इंक्लूड होगी। पहले जितना भी मॉनेटरी पेमेंट होता है सब कोड में एकदम सेम है। 3 चीजें, पहला बोलते हैं बेसिक, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस। एकदम सिंपल सा लॉजिक है, जिसको बोलते हैं बेसिक प्लस डीए प्लस आरए। क्या बोलते हैं? बेसिक प्लस डीए प्लस आरए, ये 3 चीजें इंक्लूडेड है। इसके बाकी जितने भी है सारे एक्सक्लूडेड, जैसे कि बोनस, हाउस एकोमोडेशन, यूटिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, जो पीएफ में पैसा जमा कर रहे, कन्वेंस अलाउंस हो गया, एचआरए, ओवर टाइम कमीशन, ग्रेचुइटी, रिटायरमेंट कंपनसेशन, ये सारे हमारे वेजेस डेफिनेशन से एक्सक्लूडेड है। क्या एक्सक्लूडेड है? तो सर इंक्लूडेड क्या? 3 चीज बोलो बच्चे लोग, बोलो 3 चीज कौन सर? पहला बेसिक वेजेस, दूसरा आरए, तीसरा डीए। सर डीए क्या होता है? डियरनेस अलाउंस। तीसरा क्या होता है? रिटेनिंग अलाउंस। ये 3 चीज आप लोग इंक्लूडेड। लेकिन अब आएगा मजा, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम 100 रुपए का बेसिक पे कर रहे हो और 250 का एक्सक्लूडेड पे कर रहे हो, तो मतलब तुम वेजेस को थोड़ा घपला कर रहे हो यार। नियम बना दिया गया, अगर टोटल वेजेस का 50% से ज्यादा अगर एक्सक्लूडेड आइटम है, काइंडली नोट बच्चे लोग, टोटल जितना वेजेस आ रहा है सबको जोड़ने के बाद अगर तुम्हारा एक्सक्लूडेड जो आइटम है सर, जो बोनस वोनस दुनियादारी जो आइटम है ना, ये आइटम 50% से अगर ज्यादा है तो जितने ज्यादा हो उसको ऐड मार देना। अरे सर ऐसा क्या? देखो, इफ एक्सक्लूडेड कंपोनेंट एक्सीड 50% ऑफ टोटल रेम्युनरेशन, एक्सेस इज एडेड टू द वेजेस। मतलब ज्यादा हो तो क्या कर लेना है आप लोग को? वेजेस में ऐड कर देना है। फॉर इक्वल वेजेस एंड वेज पेमेंट सम अलाउंसेस लाइक कन्वेंस, एचआरए आर कंसिडर्ड। अब इक्वल वेजेस और वेजेस पेमेंट के लिए कुछ कुछ अलाउंसेस उसको कंसिडर कर दिया जाता है। समझ आया बच्चे लोग? मतलब 50% रूल ध्यान रखना, मतलब एक्सक्लूडेड आइटम अगर 50% ज्यादा होगा तो जितना ज्यादा होगा उसको ऐड बैक कर देना है। समझ आया बच्चे लोग? तो ऐसे आप लोग के कुछ कुछ डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप लोग के खत्म होते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के। तो चलिए बच्चे लोग, आफ्टर डेफिनेशन अब हम लोग कोर एरिया आप लोग के लेबर लॉ का स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान समझिए बच्चे लोग, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में आप लोग के बाई पार्टिड फोरम के नाम पे 2 आपस कमिटी बनाए गए। ओके, तो जो आप लोग के पहला जो कमिटी है बाय पार्टिड फोरम में, उसका नाम है वर्क कमिटी, और दूसरा आप लोग को जीआरसी बोले तो ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी। एकदम ध्यान समझना, वर्क कमिटी कहां कहां जरूरत पड़ेगा? जहां पर 100 और उससे ज्यादा वर्कर होंगे वहां वर्क कमिटी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जीआरसी कहां लगेगा? जहां 20 और उससे ज्यादा वर्कर होंगे। ध्यान समझना, वर्क कमिटी सर कहां लगेगा? जहां 100 और उससे ज्यादा वर्कर है। और ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी कहां लगेगा? जहां 20 और उससे ज्यादा वर्कर है। अब तो ध्यान समझना, जो वर्क कमिटी है उसमें वर्कर और एम्प्लॉयर दोनों के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव लगेंगे। कितने लगे? इक्वल, जितने होते उतने रिप्रेजेंटेटिव लगेंगे। ठीक, फिर ड्यूटीज क्या होता है? इनको एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में गुड रिलेशन बना के चलना है, इनको प्रमोट करना है गुड रिलेशन, जो उनके कॉमन इंटरेस्ट में उस मैटर डिस्कस करना है, और कोशिश करना है कि डिस्प्यूट अगर हो तो पोलाइटली सॉल्व हो। मारपीट नहीं करना है भैया, कुछ हैरेसमेंट नहीं करना है, कोई इसमें एग्रेसिवनेस में नहीं करना है। वर्क कमिटी ये चाहता है कि पोलाइटली एकदम आराम से शांतिपूर्वक डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए आप लोग का। ठीक है, ओके। तो ध्यान समझना, वर्क कमिटी वापस से सर कब लगेगा? सर कब लगेगा? सर जब आप लोग के 100 और उससे ज्यादा वर्कर रहेंगे। कितने वर्कर रहेंगे? 100 और उससे ज्यादा जब वर्कर रहेंगे, इंप्लॉयर और वर्कर लोग का इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। काम क्या करेगा सर? वो जो इंप्लॉयर और वर्कर के बीच में ना गुड रिलेशन बैठा के चलेगा, जो कॉमन इंटरेस्ट में वर्कर और इंप्लॉयर दोनों के लिए जो अच्छा मुद्दा होगा उसको डिस्कशन करेगा और कोशिश करेगा डिस्प्यूट जो है एकदम पोलाइटली सॉल्व हो। फिर आता है जीआरसी। देखो जीआरसी क्या होता है? 20 और उससे ज्यादा वर्कर होने पे हर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी बना के चलना पड़ेगा। ओके, ध्यान समझना, इसमें वर्कर और इंप्लॉयर के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव लगेंगे, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। ओके, सेम प्रपोर्शन में वुमन वर्कर के रिप्रेजेंटेशन आएंगे। याद है कुछ लोग आप लोगों ने फीचर्स में पढ़ा था, एक रिड्रेसल कमिटी आएगा जहां पर वुमन रिप्रेजेंटेशन लगेगा, वो यही है। जीआरसी में रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन वर्कर रहेंगे। ठीक है, अब डिसीजन क्या होगा? तो ध्यान समझना, अगर आपको डिसीजन चाहिए
तो जिस दिन आप लोग का इंसिडेंस हुआ है उसके 1 साल के अंदर आप लोग एप्लीकेशन फाइल कर देना है। ओके, कमिटी को 30 दिन के अंदर इसको फाइल करना पड़ेगा, डिसीजन होगा मेजोरिटी में। मतलब जिस दिन आपका इंसिडेंस हुआ, जिस दिन आप लोग को लगता है कि सर मेरे साथ गलत हुआ है, उसके 1 साल के अंदर ग्रीवेंस रिड्यूसल कमेटी को फाइल कर दीजिए। अब कमिटी क्या करेगा, एप्लीकेशन मिल गया, उसके 30 दिन के अंदर उसको डिस्कशन करके खत्म कर देगा, ठीक है, और डिसीजन जाएगा मेजोरिटी में। और अगर आपको लगता है कि ग्रीवेंस रिड्यूसल कमेटी का डिसीजन मुझे पसंद नहीं आया, आप जा सकते हो पहले अपील में। पहला अपील होगा आप लोग का कंसलेशन ऑफिसर। किसको होगा पहला अपील? कंसलेशन ऑफिसर। कितने दिन के अंदर? विद इन 60 डेज के अंदर, 60 दिन के अंदर अपील कर सकते हो। वहां भी अगर समझ नहीं आया तो किसके पास जा सकते हो? माई बाप। माई बाप कौन सा? ट्रिब्यूनल। 45 डेज के अंदर आप ट्रिब्यूनल में भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से बायोलैटरल फोरम यहां पर बनाया गया, जो आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में 2 है। पहला क्या है सर? वर्क कमेटी। दूसरा है आप लोग का ग्रीवेंस रिड्यूसल कमेटी। समझ आया बच्चे लोग? अब मेन मुद्दा, अब हम लोग आप लोग स्टार्ट करेंगे ट्रेड यूनियन। ध्यान रखना आपके सिलेबस में ये इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चे लोग, ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन, उसके रजिस्ट्रार बनाना, एवरीथिंग आप लोग के सिलेबस में, तो ध्यान समझिए, ट्रेड यूनियन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5 से लेके 27 तक कवरेज है। अब ट्रेड यूनियन के बारे में थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग को ट्रेड यूनियन अगर बनाना है तो गवर्नमेंट बोलता है उससे पहले उसका रजिस्ट्रार बनाओ। जैसे कि कंपनी क्या होता है, आरओसी आता है तुम लोग, रजिस्ट्रार कंपनी जो पूरे कंप्लायंस संभालता है। स्टेट गवर्नमेंट आगे जाके हर स्टेट के लिए, जुरिडिक्शन के लिए रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन बनाएगा। समझ आए बच्चे लोग? और साथ ही एडिशनल जॉइंट ड्यूटी रजिस्ट्रार भी बता देगा। ओके, तो ध्यान समझते हैं, वही आप लोग के लॉ में क्या लिखा है देखो। अपॉइंटमेंट क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन को, और एडिशनल जॉइंट और ड्यूटी रजिस्ट्रार को। उनके पावर क्या होंगे? गवर्नमेंट बता देगा यार। ओके सर, उनके जुरिडिक्शन क्या होंगे? थोड़ा ध्यान समझना। रजिस्ट्रार जो है कोई एरिया क्लियर कर सकता है, और या तो सर जहां वो ट्रेड यूनियन है उस आरओ सिचुएटेड है वहां पर। जैसे कंपनी में होता है, जिसमें आप लोग का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहीं आपका रजिस्ट्रार होगा, जो उसी एरिया पे। जैसे मेरा ऑफिस अगर बिलासपुर में, तो किसका होगा? छत्तीसगढ़ का होगा मेरा। समझा बच्चे लोग? तो वैसे ही सेम इस केस में भी दिया गया है। क्लियर है बच्चे लोग? अब थोड़ा ध्यान समझना, ट्रेड यूनियन को रजिस्टर्ड करने के लिए कुछ कुछ क्राइटेरिया होते हैं। कहां दिया गया? सेक्शन 6 में। थोड़ा ध्यान समझना। सबसे पहले अगर ट्रेड यूनियन को अगर आपको रजिस्टर्ड करना है तो कम से कम 7 और उससे ज्यादा लोगों का एप्लीकेशन आना चाहिए। कितने आना चाहिए सर? कम से कम मिनिमम 7% और मोर का एप्लीकेशन आना चाहिए। मेंबरशिप रिक्वायरमेंट क्या बोलता है? जितने टोटल वर्कर है उनका कम से 10% या तो 100 वर्कर, विच और इज लोअर, इतने लोग तो होने ही चाहिए। मान लीजिए मेरे पास 50 लोग हैं, मान लेते हैं 50 लोग हैं, तो 5 या 100 विच एवर इज लोअर, सब्जेक्ट टू 7 ना, 7 को भी ध्यान रखना है। तो इतने मेंबरशिप मेरे को चाहिए ही चाहिए। समझ आया बच्चों? थोड़ा ध्यान समझना। और इवन अगर आप अप्लाई करने के बाद अगर विड्रॉ भी कर दोगे तो भी एप्लीकेशन वैलिड रहेगा। मेरे को 10 चाहिए, मान लेते 10 लोग चाहिए, 12 लोग अप्लाई किए थे, 4 लोगों ने विड्रॉ कर दिया। इवन थोड़ा ध्यान समझना, इवन विड्रॉ करने के बाद भी आप लोग का एप्लीकेशन वैलिड रहेगा। बस शर्त इतना है कि विड्रॉल जो है ना 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए टोटल। समझ आया बच्चे लोग एवरीवन? तो थोड़ा वापस समझना। देखो, अगर ट्रेड यूनियन को रजिस्टर्ड करना है सर, क्या करना है? सिंपल 7 और उससे ज्यादा लोग का एप्लीकेशन देना पड़ेगा। 7 मतलब क्या होता है सर? थाला फॉर रीजन। सर थाला फॉर रीजन तो जानते होगे ना, 7 और उससे ज्यादा लोग का क्या होना पड़ेगा? मेंबरशिप में एप्लीकेशन देना पड़ेगा। देखो 7 ही क्राइटेरिया समझना। सोसाइटी में भी 7 सर, यहां भी 7, पब्लिक कंपनी भी 7, और 7 कहां? थाला फॉर रीजन भी 7। तो याद करने में एकदम आसान हो जाएगा। 7 अजूबे हैं सर, यहां भी 7 अजूबे मिल गया तुम लोग को। तो क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम मेंबर फॉर एप्लीकेशन 7 लोग का चाहिए। मेंबरशिप रिक्वायरमेंट क्या बोलता है? कम से कम टोटल वर्कर का जो 10% है वो होना चाहिए, या तो 100 वर्कर, विच एवर इज लोअर होना चाहिए। ओके, और थोड़ा ध्यान समझना, अगर अप्लाई करने के बाद अगर किसी ने अगर एप्लीकेशन विड्रॉ कर दिया तो सर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान रखना 50% से ज्यादा लोग का विड्रॉल नहीं होना चाहिए। ओके, और रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को हमेशा मेंटेन करना है, या तो 10% या तो 100, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। उससे नीचे हुआ ना तो रजिस्ट्रार जो बैठा है ना कैंसिल मार देगा तुम लोग का लाइसेंस। क्या कर देगा? तुम लोग लाइसेंस कैंसिल कर देगा। समझ आया बच्चे लोग? अब तो ध्यान समझना, यहाँ पर ये बोला गया कि अब जो रूल्स बनाया गया है ट्रेड यूनियन के लिए, तो उसमें कुछ कुछ ये बात बोला गया है कि ट्रेड यूनियन को एकदम प्यार से प्रॉपरली कंस्टिट्यूट होना पड़ेगा। कोई इलीगल एक्टिविटी के लिए नहीं होना, लीगल एक्टिविटी के लिए होना है। जनरली बताइए ट्रेड यूनियन किस काम के लिए होता है? सर ट्रेड यूनियन किस काम के लिए होता है? सर होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए, वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशन मेंटेन करने के लिए होता है। तो ट्रेड यूनियन जो है ना प्रॉपरली आपका कंस्टिट्यूट होना चाहिए। अब डिटेल क्या क्या होगा तो ध्यान समझना। ट्रेड यूनियन का नाम होगा, पूरा ऑब्जेक्टिव बताना है, पर्पस, जनरल फंड को कहां यूज करोगे, मेंबर्स का लिस्ट कैसे मेंटेन करोगे, एडमिशन कैसे होगा, सब्सक्रिप्शन फीस कैसे होगा, बेनिफिट क्या होंगे, एजीएम क्या होगा, एनुअल जनरल मीटिंग होगा, ऑफिसर बियरर कैसे होगा, जो अथॉरिटी जो होल्ड करता है, जो आप लोग का मेन ऑफिसर होगा वो कौन होगा, अमेंडिंग रूल्स क्या होगा, डिसोल्यूशन कैसे करोगे, बेनिफिट कैसे प्रोवाइड करोगे, ये सारे चीजों आप लोग को ट्रेड यूनियन
इनकॉर्पोरेट करने के समय आप लोगों को बताना पड़ेगा, मतलब लाइक एग्रीमेंट, जैसे एमओए एओएम लिखा होता है कंपनी के, वैसे भी यहाँ भी लिखा होगा। समझ आया बच्चे लोग, एवरीवन, यस और नो? अब सर हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे? सर अप्लाई कहाँ करेंगे? सर हम लोग रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन, उसको रोटू बोलते हैं, रोटू, आरओटी बोलोगे तो भी चल जाएगा। सर आरओटी क्यों नहीं बोलते? क्योंकि रजिस्ट्रार ट्रेडमार्क भी होता है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे जबरदस्ती। समझ आया बच्चे लोग? तो एप्लीकेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक या तो फिजिकल दो, क्या दो सर? चाहे इलेक्ट्रॉनिक दो चाहे फिजिकल दो। सर अब जमाना ऑनलाइन का चले तो इलेक्ट्रॉनिक भी एप्लीकेबल है। रजिस्ट्रार को दो, साथ में क्या देना पड़ेगा आपको? एफिडेविट साइन करके देना पड़ेगा कि हम सारे चीजों को कंप्लाई कर दिए। ओके, रूल्स की कॉपी देनी पड़ेगी, बायलॉस की कॉपी भी हो सकती है, और अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या फेडरल हो, मतलब दो यूनियन के एक साथ हो, तो आपको रिजोल्यूशन की कॉपी देनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि उन लोगों का बोर्ड का रिजोल्यूशन होता है। ओके, अब तो ध्यान समझना, इफ ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट फॉर मोर देन 1 ईयर बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब आप ट्रेड यूनियन तो बन गए हो लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हो अभी तक, वो हमारी मर्जी ना, रजिस्ट्रेशन लेना लेना 7 और उससे ज्यादा होगा तब लेंगे, एज द केस में हमारी मर्जी थी। तो अगर ऐसा होता है कि रजिस्ट्रेशन लेने के 1 साल से पहले ही तुम अगर ट्रेड यूनियन बना के रखे हो, अब तो थोड़ा चीजें बदल जाएंगी, तुम लोग एप्लीकेशन देना पड़ेगा, साथ ही साथ एसेट्स और लायबिलिटी का स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा कि आपके पास कितने एसेट्स एंड लायबिलिटी हैं। समझ आ गया बच्चे लोग? ओके, फिर थोड़ा ध्यान समझना, रजिस्ट्रेशन एंड कैंसिलेशन के बारे में बात करते हैं। कोई भी पर्सन अगर रजिस्ट्रेशन अगर लेना चाहता है तो आपको कहां अप्लाई करना पड़ेगा? रजिस्टर्ड ऑफ ट्रेड यूनियन, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन में अप्लाई करना पड़ेगा। समझ आया बच्चे लोग? जो रजिस्ट्रार है वो सेटिस्फेक्शन के बाद रजिस्टर कर देगा। क्या कर देगा? रजिस्टर कर देगा। पहले किसको अप्लाई करोगे? रजिस्ट्रार को। उसको लगता है सब चीजें सही है, 7 लोग भी हैं, पूरे कंडीशंस परफॉर्म्ड हैं, सर 10 लोग हैं, 10% है सॉरी, या तो 100 लोग हैं, किसी ने विड्रॉ भी नहीं किया 50% ज्यादा, तो सही है, तो एक्सेप्ट कर लेगा। और उसके बाद तुरंत सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको इशू करेगा और रजिस्ट्रार में एंट्री कर देगा। समझ आया बच्चे लोग? एवरीवन, अगर ध्यान समझना, कोई भी ट्रेड यूनियन अगर पुराने एक्ट में रजिस्टर्ड है तो नए में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी लेता तो मान लिया जाएगा कि वो रजिस्टर्ड हो चुका है। क्या मान लिया जाएगा? वो फिर भी रजिस्टर्ड हो चुका है। क्लियर बच्चे लोग? फिर आता है आप लोग का विड्रॉल एंड कैंसिलेशन। क्या मैं अपने से विड्रॉ कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं। क्या रजिस्ट्रार सर कैंसिल कर सकते हैं? हाँ रजिस्ट्रार भी कैंसिल कर सकते हैं, कंडीशन सुनना। देखो, विड्रॉल मैं खुद से कर सकता हूं, कैंसिलेशन कौन करेगा? कौन करेगा सर? रजिस्ट्रार करेगा। लेकिन कैंसल अगर करोगे ना तो राइटिंग में रिकॉर्ड करना पड़ेगा और कम्युनिकेट करना पड़ेगा ट्रेड यूनियन को, बिना रीजन के लाइसेंस कैंसल या रिवोक नहीं हो सकता। ओके, ध्यान समझना, केसेस क्या होता है, या तो ट्रेड यूनियन ने खुद दे दिया एप्लीकेशन, उसको बोलते हैं विड्रॉल। क्या बोलते हैं उसको? विड्रॉल बोलते हैं। और या तो आपने कंट्रावेंस कर दिया, मतलब जो लॉ में लिखा गया इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में उसका आपने अगर कंप्लाई नहीं किया। ओके, और या तो मेंबरशिप क्या होगा? 10% या 100 से उससे कम हो गया, उतना तो मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा, तो इस केस में लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। समझ आया बच्चे लोग? तो ध्यान समझना, अगर कैंसिल करना है तो कम से कम 60 दिन पहले नोटिस। तो ऐसा नहीं है ना आज नोटिस दिया, ये लो शो कॉस्ट नोटिस, कल से तुम्हारा ट्रेड यूनियन बंद, बिल्कुल नहीं भैया। कंप्लायंस करना है आप लोग को, मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉयर के पास पैसा है तो उसको भैया वो नहीं करना, उसको परेशान नहीं करना है। 60 दिन पहले का उसको नोटिस देना है, ट्रेड यूनियन को चाहे एम्प्लॉयर। समझ आया बच्चे लोग? तभी जाके आप कैंसिल कर पाओगे। ट्रिब्यूनल भी कर सकता है कैंसिल सर्टिफिकेट चाहे, ट्रिब्यूनल के पास इतना पावर दे दिया गया है। तो विड्रॉल कैंसिलेशन में सीधी सी बात है, एप्लीकेशन देके ट्रेड यूनियन विड्रॉ भी कर सकता है अपने रजिस्ट्रेशन को। कैंसिल करने के लिए आपको रिकॉर्डिंग में देके ट्रेड यूनियन को भी बताना पड़ेगा। दो केस में होते हैं सर, अगर आपने प्रोविजन को कंट्रावेंस किया या तो मेंबरशिप 10% या 100 से नीचे गिर जाता है। समझ आया बच्चे लोग? एवरीवन, अब थोड़ा सा अपील के बारे में समझते हैं। मैंने ना रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दिया, उसने रजिस्टर्ड नहीं किया और या तो उसने कैंसिलेशन कर दिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं जाऊंगा माई बाप बोले तो ट्रिब्यूनल के पास में जाके तुरंत अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, ट्रिब्यूनल जो है ना क्या ऑर्डर दे सकता है, या तो बोलेगा तेरा अपील बेकार है, डिसमिस कर देगा अपील को, या तो रजिस्ट्रार को बोलेगा रजिस्ट्रार छोटे इस ट्रेड यूनियन को रजिस्टर्ड कर, सब चीज सही है, या तो बोलेगा इस ऑर्डर को ना सेट असाइड करते हैं, बाद में बात करेंगे, अभी मैटर कुछ और चल रहा है। समझ आया बच्चे लोग? तो देखो, अगर आपको नॉन रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिला और या तो आप रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देते हैं, तो आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है, आप ट्रेड यूनियन हो या तो वर्कर हो, जाओ ट्रिब्यूनल के पास अपील करो। कौन मना करके रखा है? ट्रिब्यूनल 3 बातें बोल सकता है, या तो बोलेगा अपील बेकार है, डिसमिस कर देगा अपील को, या तो रजिस्ट्रार को बोलेगा छोटे इसको रजिस्टर्ड कर। समझ आया कि नहीं है? क्योंकि आप गलत हो, इनका एप्लीकेशन सही है। ओके, और या तो बोलेगा कैंसिल करते, साइड सेट असाइड करते हैं इसका जो ऑर्डर है। समझ आ गया बच्चे लोग? और ट्रिब्यूनल जितना भी ऑर्डर देगा उसको रजिस्ट्रार को उस कॉपी को सेंड करेगा। समझ आया बच्चे लोग? एवरीवन, ठीक। तो ध्यान समझना, जैसे ही ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हो जाएगा ना, उसके पास सारे वो फीचर्स आ जाएंगे, ऑलमोस्ट शेयर वाले को छोड़ के जितना कंपनी में। सर वो भी बहुत बड़ा कॉर्पोरेट बन जाएगा, परपेचुअल सक्सेशन होगा, कॉमन सील होगा, भाई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी भी होल्ड कर सकता है, कैपेसिटीज टू श्यू और बीइंग शुड भी होता है। सर ये सब तो कंपनी के फीचर्स होते हैं। हाँ बच्चे लोग, सारे फीचर्स कंपनी के आएंगे, जैसे ही ट्रेड यूनियन एक बार रजिस्टर्ड हो जाएगा तो सारे फीचर्स के कंपनी के इसके ऊपर आ जाएंगे। समझ आया बच्चे लोग? एवरीवन,
ठीक है सर, यहां लिखा है देखो, सेक्शन 12 क्या बोलता है, एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन shall be a body corporate by the name under which it is registered, shall have a perpetual succession, common seal with the power to acquire and hold both movable and immovable property and to contract, and shall by the said names to be issued. कॉमन सील है, परपेचुअल सक्सेशन है, ये सारे चीज जो कंपनी के पास होता है वो सेम चीज रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के पास भी होता है। समझ आया बच्चे लोग? तो ध्यान समझिए सर, कुछ कुछ ऐसे एक्ट हैं जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के ऊपर बिल्कुल अप्लाई नहीं होंगे। ये लगते तो यूनियन, यूनियन क्या होता है सर, तो और उनसे बीच में लेके जो एसोसिएशन होता है। तो ऐसे 4 एक्ट हैं जो ट्रेड यूनियन के ऊपर बिल्कुल अप्लाई नहीं होंगे। पहला क्या होता है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। पहला क्या होता है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, वो भी 7 लोग होते हैं ना, वो अप्लाई नहीं होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट हो गया, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, और आप लोगों का कंपनीज एक्ट हो गया। ये 4 एक्ट आप लोग के रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में अप्लाई नहीं होंगे। समझ आया बच्चे लोग एवरीवन, यस और नो? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट आया कोड में, उसको बोलते हैं नेगोशिएटिंग यूनियन या तो नेगोशिएटिंग काउंसिल। क्या बोलते हैं, नेगोशिएटिंग यूनियन या तो नेगोशिएटिंग काउंसिल। थोड़ा ध्यान समझना, हर वो इस्टेब्लिशमेंट जहां ट्रेड यूनियन है, और वो भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, क्या है, हर वो इस्टेब्लिशमेंट जहां पास रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, उनके पास या तो नेगोशिएटिंग यूनियन होना चाहिए या तो नेगोशिएटिंग काउंसिल होना चाहिए। थोड़ा ध्यान समझना, हर वो इस्टेब्लिशमेंट जिसके पास रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है उसके पास एनयू होना चाहिए, एनसी होना चाहिए। अगर एक ही ट्रेड यूनियन है तो उसी को ट्रेड यूनियन है तो उसको नेगोशिएटिंग यूनियन मान लेना। नेगोशिएटिंग यूनियन तो नेगोशिएट कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए। अगर एक ही ट्रेड यूनियन है तो उसी को नेगोशिएटिंग यूनियन मान लेना। और अगर एक से ज्यादा है तो जिसके पास 51% या उससे ज्यादा है उसको नेगोशिएटिंग यूनियन मानना, और अगर जिसके पास मेजोरिटी नहीं है तो उसके लिए एनसी बनाना पड़ेगा, नेगोशिएटिंग काउंसिल बोला जाता है, जिसमें कितना परसेंट रहेगा, 20%। अभी पढ़े तुम लोग फीचर्स में 20% बोला जाता है। मतलब जिस जिस स्टेब्लिशमेंट के पास रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है उनको एनसी या तो एनयू बना के चलना पड़ेगा। और ध्यान समझना, अगर एक ही है तो जो है वही हमारे लिए सोल एनयू है भाई, नेगोशिएटिंग यूनियन बोलते हैं। और 2 और 1 से ज्यादा अगर है तो जिसके पास 51% से ज्यादा है उसको एनयू मानना, और जिसके पास नहीं है, मान लेते 51% नहीं हो पा रहा है सपोर्ट, किसी के पास मेजोरिटी नहीं मिल पा रहा है, तो एनसी बनाना। लेकिन ध्यान समझना, कम से कम 20% तो होना ही चाहिए। ओके, डिसीजन कैसा आएगा, रिप्रेजेंटेशन रहेंगे, समझ आए, रिप्रेजेंटेशन का जो मेजोरिटी रहेगा उसी में ही डिसीजन दिया जाएगा। समझ आए बच्चे लोग एवरीवन? सर वैलिडिटी कितनी होगी, सर जो एनयू और एनसी है उसका 3 साल का वैलिडिटी होगा, और 5 इयर्स तक का आप एडिशनल भी ले सकते हैं। ओके, अब सर पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आता है, वो मेंबरशिप से आता है। पता है तुम लोगों को, जनरल फंड जो होता है भाई, ट्रेड यूनियन को भी तो चलाना पड़ेगा ना, अगर आप मेंबर बनोगे थोड़ा बहुत मेंबरशिप ले लीजिए, जो भी चीजें हैं। तो फंड 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला होता है जनरल फंड, दूसरा होता है आप लोग का सेपरेट फंड। जनरल फंड क्या होता है, ओनली मस्ट बी स्पेंड प्रिस्क्राइब्ड ऑब्जेक्ट, जो जिस ऑब्जेक्ट के लिए हमारा ट्रेड यूनियन बना है सर, उसी ऑब्जेक्ट में आप लोगों का काम करना है, उसे छोड़ कहीं और काम नहीं करना है। समझ आया बच्चों, जनरल फंड बोलते हैं। फिर आता है आप लोगों का सेपरेट फंड। तो ध्यान समझना, सेपरेट फंड जो है ना, स्पेशली 2 चीजों के लिए बनाया जाता है, सिविक इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। किस चीज के लिए, सिविक इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए सेपरेट फंड बनाया गया। जनरल फंड में कंट्रीब्यूशन मैंडेटरी है बाय द मेंबर्स, और सेपरेट फंड में मैंडेटरी नहीं होता। ऐसे करके 2 प्रकार के आप लोग के फंड होते हैं। समझ आया बच्चे लोग एवरीवन? अब एक मेन मुद्दा आप लोगों को पता है, आप ट्रेड यूनियन के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते। अच्छा ऐसा सर, अगर वो इलीगल एक्टिविटी कर, नहीं, बात इलीगल की नहीं है। ट्रेड यूनियन क्या करता है ना, वर्कर लोग को बोलता है कि तू डिस्प्यूट कर, हमारे साथ गलत हो रहा है, तो इंप्लॉयर उनके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता। वर्कर को ये बोल दिए ट्रेड यूनियन वाले कि तू अपने टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को छोड़, तेरे साथ अच्छा काम नहीं हो रहा है, तो इंप्लॉयमेंट टूट गया, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन, ब्रीच। तो ये सब चीज में रिलैक्सेशन दिया गया। थोड़ा ध्यान समझना, इम्यूनिटी फॉर्म कोर्ट सूट, इसको बच्चे लोग स्टार मार्क करके रखना, क्या पता पेपर में देखने मिल जाए। और थोड़ा ध्यान समझना, ये क्या बोलता है, इम्यूनिटी मतलब थोड़ा छूट दिया जाए। नो केस ऑफ सिविल सूट अगेंस्ट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ऑफिस बियर मेंबर। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन और ट्रेड यूनियन को जो ऑफिस बियर और मेंबर, ऑफिस बियर कौन सा, जो अथॉरिटी में रहता है ऊपर, चेयरमैन टाइप, उनके ऊपर कोई भी सिविल केस नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हो सर, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ऑफिस बियर मेंबर, सिविल केस ना, क्रिमिनल, सिविल केस नहीं हो सकता। इवन इफ इंड्यूस टू ब्रेक कॉन्ट्रैक्ट, इवन ट्रेड यूनियन वर्कर लोग को इंड्यूस कर रहा है कि तोड़ दे कॉन्ट्रैक्ट, कुछ नहीं होता, हम संभाल लेंगे, तो भी केस फाइल नहीं हो सकता। और इवन ट्रेड यूनियन ना उस वर्कर के बिजनेस में इंटरफेयर कर रहा है, और या राइट टू डिस्पोज कैपिटल और लेबर, मतलब इंटरफेयर करता है कि पैसा कितना लगेगा, लेबर को कब एम्प्लॉय करोगे नहीं करोगे, इतने चीजों में भी अगर इंटरफेयर कर देगा ना, इवन इफ, उनके ऊपर केस फाइल नहीं हो पाएगा। समझ आए बच्चे लोग एवरीवन? अब तो ध्यान समझना, टॉर्शियस एक्ट के बारे में समझना। टॉर्शियस मतलब क्या होता है, काइंड ऑफ समझना, मारपीट, मोरल, टर्ब्यूलेंस, समझना, ठीक है। ट्रेड यूनियन लाइबल नहीं होगा, 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 ट्रेड यूनियन लाइबल नहीं
अगर डन इन द फर्दरेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कारण अगर ये सब चीज हो जाता है तो ट्रेड यूनियन लाइबल नहीं होगा। अगर यूनियन के एग्जीक्यूटिव को इसका नॉलेज नहीं था और एक्सप्रेसली इंस्ट्रक्शन दिया गया था ये काम नहीं करना, ट्रेड यूनियन के लॉ के कॉपी में लिखा हो गया था हम कुछ भी कर ले हम मारपीट नहीं करेंगे, हमने पूरा कॉपी बताया, डिस्प्यूट चल रहा था, मेंबर्स हो जाके तोड़फोड़ कर दिए, इलीगल है ये तो समझ आ गया। मेरा क्वेश्चन क्या ट्रेड यूनियन लाइबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसका जो एग्जीक्यूटिव था ना, जो ऑफिस में बोल के रखा था तुमको ये सब काम नहीं करना है भैया और मेरे से पूछे भी नहीं हो, तो ट्रेड यूनियन लाइबल बिल्कुल नहीं होगा, टॉर्शियस एक्ट होगा। तो समझ आया बच्चे लोग एवरीवन? तो यहां पास ये बोला कि सिविल कोड तो बिल्कुल नहीं होना इसके ऊपर, ठीक है। सर कौन एग्जीक्यूटिव और ऑफिस बियरर नहीं बन सकता? बच्चे लोग, माइनर बच्चा, समझता ना, माइनर 18 साल से कम वाले नहीं बन सकते, या तो कोई आदमी जेल जा चुका, अरे जेल जा चुका उसको क्या पोजीशन में डालोगे यार, मोरल टर्पिडो का जेल जा चुका और 5 साल नहीं बीता है। देखो एक बार आदमी जेल जाता है ना सुधर जाता है, सुधरने कितना समय? 5 साल, 5 साल नहीं बीता तो आप नहीं बन सकते, या तो ट्रिब्यूनल बोल दिया तेरा शकल ही नहीं पसंद, तू जिंदगी में कभी नहीं बन सकता, मतलब नहीं बन सकता, मतलब ट्रिब्यूनल ने अलग से बोल दिया कि यू आर नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड और बीइंग एज अ एग्जीक्यूटिव और ऑफिस बियर। समझ आया बच्चे लोग एवरीवन? तो 3 लोग नहीं बन सकते, माइनर जो 18 क्रॉस नहीं किया, या तो जो जेल चले गया किस चीज के लिए, मोरल टर्प्यूट के लिए, और 5 साल अभी तक नहीं बीता है, और या तो बाय ट्रिब्यूनल। समझ आया बच्चे लोग एवरीवन? फिर आता है एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट ऑफ ट्रेड यूनियन। तो ध्यान समझना, ट्रेड यूनियन के बीच में अगर डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है, किन किन के बीच में हो सकता है? ट्रेड यूनियन के बीच में ही हो रहा है, या तो मेंबर और ट्रेड यूनियन के बीच में हो रहा है, या तो एप्लीकेंट और ट्रेड यूनियन के बीच में हो रहा है। एप्लीकेंट मतलब हमने अप्लाई किया, ट्रेड यूनियन अप्लाई नहीं कर रहा, हम लोग को रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहा है, तो इनके बीच में डिस्प्यूट अगर होता है तो आप ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो। किसके पास जा सकते हो? ट्रिब्यूनल के पास। लेकिन ध्यान समझना, इस केस के लिए अलग से ट्रिब्यूनल हम बना दिए ना, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, तो उस केस में कोई भी सिविल कोर्ट इस केस को नहीं सुनेगा, आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते, उसको क्या जाना पड़ेगा? आप लोग को इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में केस लेके जाना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे लोग एवरीवन? यस और नो? अब ऑफिस बियर कितने होंगे? थोड़ा ध्यान समझना, ऑफिस बियर कॉन्सेप्ट ये है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 50% फ्रॉम द इंडस्ट्री होने चाहिए। एक इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में मान लेते हैं 100 लोग हैं, कितने हैं? 100 लोग अगर हैं, तो जितने ऑफिस बियरर होंगे ना वो 50% उसी इंडस्ट्री के ही होने चाहिए, ओके। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर कुछ और होंगे, तो सारे के सारे उसी इंडस्ट्री से ही होने चाहिए, कहीं बाहर के नहीं हो सकते। आउटसाइडर हो सकते हैं, या तो 1/3 या तो 5 और इज लोअर, इतना आउटसाइडर चल जाएगा, लेकिन मेजोरिटी कहां से होने चाहिए आप लोग के? इंडस्ट्री से ही होने चाहिए, जिस इंडस्ट्री काम कर रहे हैं। समझ आया बच्चे लोग एवरीवन? तो ऑफिस बियर का एक प्रपोर्शन है। क्या हम ट्रेड यूनियन का नाम चेंज कर सकते हैं? कर तो सकते हैं। हाउ कैन अ नेम ऑफ ट्रेड यूनियन चेंज? तो कंसेंट लगे कितने लोग का? सर 2/3 लोगों को कंसेंट लगे, कितने लगे? 2/3 लोगों का कंसेंट लगेगा। लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान समझना, जो सेक्रेटरी है वो साइन करके देगा और 7 मेंबर भी साइन करके देंगे। नाम चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, नाम में क्या रखा है, अगर आपको चेंज करना है कर लो, लेकिन कंसेंट लगेगा कम से कम 2/3 मेंबर से। कितने लगेगा? 2/3 मेंबर से कम कंसेंट लगेगा। नोटिस, सर नोटिस देना पड़ेगा, सेक्रेटरी साइन करेगा और कम से कम 7 मेंबर साइन करेगा। समझ आया? और अगर अमलगमेशन करना है तो हर ट्रेड यूनियन से, अमलगमेशन तो कहता है मिलना, ठीक है, अमलगमेशन मर्जर जो भी बोलना है आप लोग को, तो हर ट्रेड यूनियन से एप्लीकेशन लगेगा। समझ आया बच्चे लोग? अब नाम को जो है ना रजिस्ट्रार जो है ना वो रिजेक्ट कर सकता है, अगर कोई सेम नाम का ट्रेड यूनियन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, कंपनी में तो आइडेंटिकल और सिमिलर, और या तो ये नाम कुछ ज्यादा ही सिमिलर है, इस केस में क्या हो सकता है? रिजेक्शन हो सकता है। समझ आया बच्चे लोग? फिर आता है इफेक्ट, जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा नेम उसी दिन से इफेक्टिव माना जाएगा, ओके। और नाम चेंज होने के कारण जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट है, लाइबिलिटीज है, राइट्स है, वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं होने वाले। मेरा कहने का मतलब ये है, मान लेते हैं मेरे ट्रेड यूनियन का नाम था ए, अब हो गया है बी, तो पूरे जो राइट्स ए के पास थे वो बी के नाम पे भी आ जाएगा, इसके ऊपर लाइबिलिटी भी आ जाएगी, पूरा प्रोसीजर बी में, पूरा जितने का ए का प्रोसीजर सारे बी में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। समझा बच्चे लोग एवरीवन? अब ट्रेड यूनियन डिसॉल्व कैसे होता है? अगर आपको डिसॉल्व करने का मन है तो इस केस में नोटिस देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को 14 दिन का, कितने दिन का? 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, ओके। साइन कौन करेगा? सेक्रेटरी और 7 मेंबर लोग मिलकर इसको साइन करेंगे, ओके। अब जो फंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ध्यान समझना, अगर कोई रूल दिया गया है तो उस रूल को फॉलो करना, अगर नहीं दिया है तो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। समझ आया बच्चे लोग? तो इस तरीके से आप लोग का डिसोल्यूशन होता है। तो यहां पास आप लोग का ट्रेड यूनियन का एक कॉन्सेप्ट यहां पास खत्म होता है। समझ आया बच्चे लोग एवरीवन? यस और नो? इस वीडियो को अच्छे से देखना है और समझना है, यहां पास तुम लोग का ट्रेड यूनियन का पोर्शन खत्म होता है।